हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर व्हेन इट इज आर्मेचर कंट्रोल्ड। ये टॉपिक पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि आर्मेचर कंट्रोल साइड में और फील्ड कंट्रोल दोनों के अलग अलग वीडियो में है कि उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला था। दोनों में चार चार इक्वेशन आए थे और उससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, ब्लॉक डायग्राम निकाले थे। पर कुछ पार्ट है, कुछ इक्वेशंस जो है उसको यूज में आ रहा है स्पीड कंट्रोलर में और करंट कंट्रोलर में। ओके, तो इस इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे कुछ कांस्टेंट के साथ। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कशन नहीं किए थे, तो यहाँ पे फास्ट एक बार रिवीजन कर लेंगे इस टॉपिक को कि कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद जो इक्वेशंस है कांस्टेंट के साथ उसको भी डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि करंट कंट्रोलर जब डिजाइन करेंगे डीसी मोटर का या फिर स्पीड कंट्रोलर डिजाइन करेंगे डीसी मोटर का, तो वहाँ पे आसानी से समझ में आएगा। हम ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन कहाँ से लिया गया है, ट्रांसफर फंक्शन से। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से लिया गया है, तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। ओके, ऐसे आपको दिक्कत होगा समझने में, इसलिए पहले इस टॉपिक को कवर करना ज़्यादा जरूरी समझा। तो ट्रांसफर फंक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल है, फील्ड आर्मेचर कंट्रोल है, ये पार्ट आपका आर्मेचर है। ओके, और आर्मेचर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि फील्ड है सेपरेटली एक्साइटेड है, तो यहाँ पे फील्ड है। फील्ड कंट्रोल में यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, इस वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो VF रहेगा, ए वाला पार्ट इसमें कांस्टेंट रहेगा। इस टॉपिक डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो वहाँ पे मेंशन किए थे, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आगे पीछे हो सकता है, कांस्टेंट का नाम चेंज हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट जो है चार इक्वेशन का, और चार इक्वेशन यहाँ ही बनेगा। जो चार इक्वेशन टाइम डोमेन में निकाले थे और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म किए थे, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा कांस्टेंट वेरी करेगा और उसी इक्वेशंस को मॉडिफाई करके नया इक्वेशंस हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो एक इक्वेशन क्या है कि अप्लाइंग केवीएल इसमें लगाएंगे, इस इक्वेशंस में यहाँ से हम केवीएल लगाएंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे प्लस VA होगा माइनस LA DIA अपॉन DT, जो करंट इसमें फ्लो होगा, IA करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे LDI अपॉन DT, और यहाँ पे माइनस RAIA, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस यहाँ पे EV, सॉरी यहाँ पे माइनस EV, EV साइन यहाँ पे माइनस में आएगा। देखो यहाँ पे एक अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे इस ढंग से है, नॉर्मल सा केवीएल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब टफ कॉन्सेप्ट नहीं, माइनस प्लस। तो यहाँ पे LA है, यहाँ पे RA है, और यहाँ पे EV है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से जाए तो प्लस साइन यहाँ पे आया, प्लस VA, और यहाँ पे प्लस साइन आया, यहाँ पे माइनस, तो माइनस LDI अपॉन DT, माइनस यहाँ पे आया R इंटू आई, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस EV इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि VA, अब जो भी वोल्टेज सोर्स है VA और EV एक साइड में रख लिए, बाकी जो पैसिव एलिमेंट्स का है उसको एक साइड में रख लिए। ओके, अब इसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, सिंगल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे S के टर्म में आ जाएगा, और IA है यहाँ पे टाइम डाउन में है, और लैपलेस डाउन में फ्रीक्वेंसी डाउन में क्या हो जाएगा, IAS। सिमिलर यहाँ पे RA है, कांस्टेंट है, तो RA को RA ही रहेगा, IA का IAS, और A टर्म यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डाउन में। जहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि VAT टाइम डोमेन में है, लेकिन T को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, माइनस EBT ये टाइम डोमेन में है। सिमिलर यही चीज को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि S मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पे है। ओके, तो इससे हम क्या किए कि IAS है, IAS से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, IAS का वैल्यू आ जाएगा मतलब VAS माइनस EBS अपॉन इतना आ जाएगा। इसी को अगर RA यहाँ पे निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे A टर्म आ जाएगा, और A टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे
टाइम कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो आर्मेचर सर्किट का है उसका यहाँ पे हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, जो रिप्रेजेंट करेंगे टाउ ए से। ओके, टाउ ए इज इक्वल टू इंडक्टेंस का वैल्यू अपॉन रेसिस्टेंस का वैल्यू, तो यहाँ पे ये चीज लिख दिए टाउ ए के वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ गया, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। सेकेंड आएगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। सेकेंड इक्वेशन है, हमें पता है कि ई बी इज इक्वल टू बैक EMF इज इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन 60 होता है, यानी कि बाकी सब टर्म कांस्टेंट, तो फाई इंटू एन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, और एन यहाँ पे स्पीड है, स्पीड केस में है आरपीएम में। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं, ये भी आपका एंगुलर स्पीड हो जाएगा, स्पीड ही है लेकिन एंगुलर फॉर्म में, मतलब यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर स्पीड है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्पीड है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम हो जाएगा। इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा के फाई ओमेगा एम। इसका लैप्लेस अगर लेंगे तो ईबी का ईबीएस, ओके, एस यहाँ पे लिख सकते हैं ईबीएस, और यहाँ पे के कांस्टेंट, फाई यहाँ पे, और यहाँ पे ओमेगा जो वेरिएबल है यहाँ पे ओमेगा एम एस। फाई तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फील्ड कंट्रोल हम नहीं करें, फील्ड को यहाँ पे कांस्टेंट रखे हैं, तो फाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के रिलेटेड होगा। ओमेगा स्पीड वेरी करेगा, तो टाइम डोमेन में जो रहेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसके बाद जो तीसरा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन सिमिलर पहले भी कर चुके हैं। तीसरा जो इक्वेशन है कि यहाँ पे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है, तो अगर यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क जो कि मैकेनिकल टॉर्क, मतलब टॉर्क टी एम, यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मशीन का, मतलब यहाँ पे मोटरिंग का है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फाई इलेक्ट्रिकल है, आई इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जो मोटर का है, मोटर का टॉर्क कितना डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा फाई इंटू आई ए का फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, टी एम एस इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट, फाई यहाँ पे कांस्टेंट, बताएं क्यों कांस्टेंट, क्योंकि वेरी नहीं करेगा, और आई एस का फॉर्म में। ये तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। और चौथा जो फंडामेंटल इक्वेशन है टॉर्क का, जो कि डायनेमिक इक्वेशन प्रीवियस में डिस्कस किए थे, यहाँ पे आएगा कि टी एम इज इक्वल टू टी एल, एल मतलब लोड टॉर्क, कुछ लोड टॉर्क होगा, लोड को मूव करने के लिए जो टॉर्क लगाएगा वो, प्लस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको कुछ अपोजिशन करेगा तो उसको भी जितना भी अपोजिशन करेगा उसको फॉर्मेशन, उसको कहाँ से पूर्ति करेगा, मोटर यहाँ पे टॉर्क देगा। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बी, तो फ्रिक्शन की वजह से जो भी लॉसेज होगा उसको कहाँ से मिलेगा, टी एम, मतलब मान के चलो 100 दिया, 100 यहाँ पे टी एम आया, तो उसमें से अगर गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से मान के चलो कि यहाँ पे 10 चला गया, प्लस ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से 10 चला गया, मान के चलो कि फ्रिक्शन की वजह से 4 चला गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से 4 चला गया, बाकी जो बचेगा कितना आपका 86, तो 86 जो रहेगा ये आपका लोड को मूव कराने में हेल्प करेगा। तो जो भी यहाँ पे 86 प्लस ये दोनों आए, इसको कहाँ से टोटल जो मशीन का टॉर्क मिलेगा उसी से मिलेगा, तो उसी से डिवीजन होगा, तो यहाँ पे इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। तो इसको अगर ये हमने देखे जो प्रीवियस था उसमें हमने क्या किया था, इसको डायरेक्टली लैप्लेस में ले लिए थे, इसको डायरेक्टली हमने लैप्लेस में कर लिए थे, जहाँ पे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर था उसको हमने लिख लिया था एस स्क्वायर इंटू थीटा एस। ओके, यही लिखे थे। इसका मतलब हम क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा, प्रीवियस वीडियो में आउटपुट यहाँ पे ले रहे थे थीटा एस, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है। इसमें हमने क्या किया तो कि ये ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड में हम चाहते हैं इक्वेशन को, तो इसलिए नया वीडियो बनाना पड़ा कि अब क्या करेंगे, यही चीज है। देखो टी लोड तो है ही, यहाँ पे एंगुलर हमें पता है कि डी थीटा, अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यही से यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंगल एक डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो यहाँ पे डी ओमेगा एम अपन डी टी, और यहाँ पे ए आ जाएगा ओमेगा एम है ही। तो अब इस इक्वेशन को हम ओमेगा एम के फॉर्म में लैप्लेस लेंगे और ओमेगा एम की टर्म में ही बात करेंगे, थीटा के टर्म में बात हम नहीं करेंगे। तो
यही डिफरेंस है दोनों वीडियो में, और थोड़ा सा इक्वेशंस और जो है उसी को एक्सटेंड करेंगे, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा TMS इज इक्वल टू इतना, ए पता है कि सिंगल डिफरेंशिएशन का एस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल सा बी इंटू ओमेगा एम एस। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इधर से आ जाएगा इज इक्वल टू इतना, ओमेगा एम एस कॉमन ले लिए, यहाँ से ओमेगा एम एस निकालने, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड यहाँ पे निकालने, तो फ्रीक्वेंसी टर्म में तो इतना आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर ओमेगा एम एस को अगर बी को कांस्टेंट लेनी है, बी को कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जे अपॉन बी। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि जे अपॉन बी होगा मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट देगा, TM से रिप्रेजेंट करेंगे मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इंडक्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस, और मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और यहाँ पे जो इक्वेशन आया किसमें आया, ओमेगा एम के फॉर्म में, मतलब एंगुलर स्पीड के फॉर्म में, थीटा एस के फॉर्म में इक्वेशन हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ओके, हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो वही वहां से हमने लिख लिया कि यहाँ पे आ जाएगा टाउ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाउ एम रिप्रेजेंट कर रहा है जे अपॉन बी। अब जो चारों इक्वेशन हमने लिया, चारों इक्वेशन के अनुसार हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, जो कि पहले ही बना चुके हैं, तो ब्लॉक डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ओमेगा एम के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया था VA, आप देखिएगा एक इक्वेशन आएगा VA और IA के बीच में, तो इसके बीच में हमने ब्लॉक डायग्राम बना लिया। दूसरा इक्वेशन आया था कि यहाँ पे आया था TM और IA के बीच में, तो यहाँ पे जो आएगा उसका ब्लॉक डायग्राम बना लिया। तो हमें यहाँ से कैसे आएगा, TM इज इक्वल टू K इंटू फाई एस इंटू आई एस यहाँ पे नहीं आएगा, फाई इंटू आई एस हमें लिखा था ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई, तो यहाँ से आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू KA फाई इंटू आई, और इसको निकालेंगे तो TS हो जाएगा इज इक्वल टू KA इंटू फाई तो कांस्टेंट है इंटू IAS। तो यही से निकाल सकते हैं कि टॉर्क है और IAS के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन K इंटू फाई है। तो टॉर्क यहाँ पे है इंटू IAS, दोनों के बीच में IAS को K इंटू फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमने ये ब्लॉक बना लिया। नेक्स्ट आएगा आपका कि ओमेगा एम और TMS के बीच में यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, जो कि डायनेमिक इक्वेशन था। हमें पता था कि TM माइनस TL जो इक्वेशन आया था इज इक्वल टू ओमेगा एम इंटू जो वैल्यू यहाँ पे आया था, आप इक्वेशन को यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्म में, ये वाला पार्ट के फॉर्म में। तो TM इंटू ओमेगा ए पार्ट है, TM इंटू इतना, ये आपका इनपुट के फॉर्म में आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ए वाला फॉर्म मल्टीप्लिकेशन, ए ओमेगा एम आउटपुट। ओके, तो हम इसमें क्या करें, TM ये इनपुट है, इनपुट इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1s टाउ एम, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये चीज को ब्लॉक यहाँ पे बनाए हैं। एंड द फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा कि ओमेगा एम और VA, हमें जो KVL इक्वेशन निकाले थे VAS माइनस EVS, तो उस फॉर्म में यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चारों इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे हमने ब्लॉक डायग्राम बना लिए। ओके, तो ये पहले भी कही है, लेकिन यहाँ पे बस फर्क ये है कि यहाँ पे ओमेगा एम के फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन को लिखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर इसमें लोड को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, लोड को नेगलेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, इस लोड को अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला यहाँ पे जो समर है इसको यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे समर हट जाएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो आउटपुट ये है ओमेगा एम और इनपुट क्या है VAS, तो आउटपुट अपॉन इनपुट के बीच में जो रिलेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा GS अपॉन 1 प्लस GSSS, जो कि GS कितना है, GS ये पूरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये आपका GS हो जाएगा,
एच एस कितना है, एच एस यहाँ पे ए टर्म आ जाएगा। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया, जी एस टोटल आ जाएगा, जी एस यहाँ पे ए टर्म और ए टर्म तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। ओके, तो तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एच एस का हमें पता है कि ए टर्म है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ए टर्म। डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे काट देंगे, इसको डिनोमिनेटर को कॉमन लेके, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको कट जाएगा, बाकी ए टर्म आपका बच जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ए बी को भी डायरेक्टली हम इसका भी कॉमन लेंगे तो आर ए बी वाला टर्म यहाँ पे है जो कॉमन लेंगे, तो ए भी डिनोमिनेटर में कट जाएगा और आर ए बी इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको देखते हैं, यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से आर ए बी कट गया और यहाँ पे ए टर्म कॉमन लिए तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ओके, इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन आया है इस फॉर्म में आया है, इतना इस फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन आपका आ गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका, देखें कि देखो मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, कोई चीज़ अगर मैकेनिकल, मान के चलो एक नॉर्मल सा स्विच है मैकेनिकल, यहाँ पे स्विच ऑन करने स्विच ऑफ करने में थोड़ा टाइम बढ़ेगा। अगर वही थायरिस्टर है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, स्विचिंग बहुत फास्ट कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ है, मोटर अगर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मैकेनिकल ब्रेक लगाना है तो थोड़ा देर बाद रुकेगा, थोड़ा देर उसको फ्रिक्शन के अनुसार, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल है तो फास्ट यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में करंट अचानक से हम चेंज करना आसानी है। इलेक्ट्रिकल का पार्ट में करंट का अचानक से डिक्रीज करके और फिर चेंज करना वो थोड़ा कम टाइम में होगा, जबकि मैकेनिकल में वही चीज़, अगर मैकेनिकल की बात करेंगे कि टॉर्क या स्पीड के फॉर्म में, तो उसको चेंज करना टाइम लगता है। ओके, कहीं भी अगर देखें थर्मल पावर प्लांट में देखें, अगर बॉयलर है, बॉयलर का अगर वाल्व को अगर ऑन मतलब बंद करना है, तो अगर उसका फ्लो को चेंज करना है, तो अचानक से ऐसा नहीं कि हमने स्विच दबाया दिया बॉयलर का वहाँ पे वाल्व क्लोज हो गया, वो धीरे धीरे वहाँ पे मूवमेंट करेंगे मैनुअली या ऑटोमेटिक, तो धीरे धीरे उसका तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम हमेशा इससे हम क्या देखना चाह रहे हैं कि मैकेनिकल टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट है L/R, यहाँ पे मैकेनिकल टाइम कॉन्स्टेंट है कितना, J/B के फॉर्म में। तो इस ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं कि मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या किए, ए वाला पार्ट टावे है, टावे हमने क्या मान लिया कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, तो 1 में अगर टावे अगर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 1 ही रहेगा, 1 प्लस समथिंग वेरी नेग्लिजिबल, तो 1 प्लस मान के जाए 0.01 है या 0.02 है, तो ये 1 ही रहेगा, और तो इसको 1 ही ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, आर ए बी इंटू ए तो 1 हो गया, इंटू 1, ठीक है, इंटू इतना, इंटू प्लस यहाँ पे प्लस के फाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, तो सेम नॉर्मल टर्म रहेगा। अब इसमें अगर आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो इसको ओपन कर दिए, ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आर ए बी प्लस आर ए बी इंटू एस टाउ एम प्लस इतना आ जाएगा। अब ये टोटल यहाँ पे ए टर्म है प्लस ए टर्म है, इस टर्म से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये जरूरी नहीं है, देखिए हमें क्या चाहिए, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन चाहिए, उस फॉर्म इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस टर्म से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो टर्म आ जाएगा टोटल, यहाँ पे तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे समथिंग दिस डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू, तो इस टर्म को यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये टोटल जो टर्म है, यहाँ से अगर देखें, ये टोटल टर्म को एक पल के लिए एक सभी इसमें कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट, तो टोटल टर्म को एक वैल्यू ले लिए Km, जो कि एक कांस्टेंट है, प्लस 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 यहाँ पे एक s है,
तो यहाँ पे एक एस आ जाएगा। बाकी एक कांस्टेंट सभी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट को सभी को एक टर्म में लेनी है टाउ m1, जहाँ पे हमने क्या किया कि अगर km कोई पूछे क्या है तो km है टोटल न्यूमरेटर का वैल्यू, टोटल न्यूमरेटर का वैल्यू का ये है। और टाउ m1 क्या है, टाउ m1 है डिनोमिनेटर में s छोड़, मतलब यहाँ पे s, इसमें s छोड़ के बाकी जितने टर्म है सभी कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट को एक टर्म से लिखते हैं टाउ m1 से। ओके, इसका आगे देखते हैं। देखिए प्रीवियस में आप देख लिया ओमेगा m जो कंप्लीट आउटपुट था डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने क्या लिया कि VAS जो इनपुट था, तो इसके बीच का ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाल लिया। जो इक्वेशन नंबर 6 इससे पहले वाला जो इक्वेशन था उससे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अगर कोई पूछे कि ओमेगा m अपॉन IAS के बीच में ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, ओके IAS इससे पहले यहाँ पे VAS है, बीच में यहाँ पे IAS है, तो IAS और ओमेगा एस के बीच में कितना, दो ही ब्लॉक है, तो ये दो ब्लॉक आपका आ जाएगा, ये दो ब्लॉक आपका ट्रांसफर फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को और इस टर्म को, जो कि यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि ओमेगा MS अपॉन IAS एक बाद में काम आएगा जब हम स्पीड कंट्रोलर या फिर करंट कंट्रोलर डिजाइन करेंगे। मेनली स्पीड कंट्रोलर में एक काम आएगा क्योंकि स्पीड में यहाँ पे ओमेगा m आएगा, तो वहाँ पे हम इसको यूज में लेंगे। ठीक है, तो ओमेगा MS अपॉन IAS कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं KM2 अपॉन 1 प्लस S टाउ m। ठीक है, KM2 क्यों, देखो इसी जो पार्ट है, ये जो पार्ट है KA फाई और B तीनों कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया KM2, और यहाँ पर नीचे में 1 प्लस S टाउ m है ही। ओके, तो इसको सिंप्लीफिकेशन, अब यही कांस्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रहेगा। अचानक से हम लिखते हैं अगर स्पीड कंट्रोलर में कि KM2, तो आपको ही समझ में नहीं आता कि KM2 है क्या, कहाँ से आया, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को हम डिस्कशन कर लिए हैं कि KM2 ये वैल्यू है और KM2 को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप प्रीवियस वाला जो वीडियो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ DC मशीन, अगर उसको आप नहीं भी अगर पढ़े हैं, आर्मेचर कंट्रोल वाला के लिए नहीं पढ़े हैं, तो इसको अगर कंप्लीट अब देख लें तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। उसका पार्ट सभी को कवर कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे आगे का भी इसमें डिस्कशन कर लिए हैं। फिर भी अगर उसको देखना चाहें उसको और डिटेल में डिस्कशन किए हैं, अगर और अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वीडियो भी आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक और अगर इक्वेशन आ सकता है, कोई पूछ सकता है कि अगर IAS अपन VAS पूछे, स्पीड कंट्रोलर में अगर पूछे कि IAS अपन VAS कितना आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर आया VAS, फिर कुछ ब्लॉक आने के बाद यहाँ पे आया IAS, फिर एक ब्लॉक आने के बाद यहाँ पे आया TMS टॉर्क, और फिर एक ब्लॉक आने के बाद यहाँ पे आया ओमेगा MS। ठीक है, तो ऊपर वाला में क्या दिखे, और यहाँ से फिर एक फीडबैक कंट्रोलर यहाँ पे हमने यूज कर लिया था फीडबैक। तो यहाँ से अगर हमने अभी देखा था IAS और ओमेगा MS के बीच में रिलेशन अगर निकालना है तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि IAS और VAS के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो इसको भी हम देख लेते हैं, है वही इक्वेशन से वही ब्लॉक डायग्राम से। तो यहाँ से अगर सीधा से लिखना चाहते हैं तो IAS अपन ओमेगा MS लिख सकते हैं, IAS अपन VAS को IAS अपन ओमेगा MS इंटू ओमेगा MS प्लस डिवाइडेड बाय VAS, घुमा फिरा के वही हो जाएगा। ये पार्ट तो कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो वही हो जाएगा। अब ये पार्ट जो है कि ओमेगा MS अपन ओमेगा MS अपन IAS यहाँ पे हमने डिस्कशन कर ली है, तो इसी पार्ट को अगर रिवर्स कर दें तो IAS अपन ओमेगा MS यहाँ पे डिराइव हम कर सकते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे उल्टा करने के बाद आ जाएगा 1 अपॉन S टाउ m अपॉन KM2, और ये पार्ट हमने पहले ही डिस्कशन कर लिए ओमेगा m अपॉन VA। ये कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन है जो कि इक्वेशन नंबर 6 में डिस्कशन हुआ, इक्वेशन नंबर 6 में प्रीवियस पेज में कि यहाँ पे
कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन तो ओमेगा एम यहाँ पे है और वी एस यहाँ पे है, तो कंप्लीट तो यहाँ पे इस वैल्यू का हमने निकाला, ये वैल्यू आया था के एम अपॉन 1 प्लस एस टाउ एम 2, ठीक है। तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए वैल्यू भी आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 8 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि इसको बाद में यूज कर सकते हैं। अब अगले जब स्पीड कंट्रोलर डिस्कस करेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ए इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से यहाँ पे हम दिए हैं, ओके। तो मोटर को अगर रिप्रेजेंट करना है, कंप्लीट मोटर को इन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करना है सिंपली फॉर्म में, इतना लंबा चौड़ा ब्लॉक डायग्राम सभी को, जैसे ये लंबा चौड़ा ब्लॉक डायग्राम है, इसको रिप्रेजेंट ना करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है वी एस और ओमेगा एम एस, तो वही चीज़ ऊपर वाला इक्वेशन को यूज करके यहाँ से हम देख सकते हैं ओमेगा एम आउटपुट है, वी एस इनपुट है, तो ओमेगा इसको लिख सकते हैं ओमेगा एम एस अपन आई एस इंटू आई एस अपन वी एस। तो इससे क्या होगा, दो ही ब्लॉक में हम पूरा मोटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा एम अपन आई एस, ओमेगा एम एस अपन आई एस यहाँ से हमने निकाला, ओमेगा एम अपन आई एस यहाँ से निकाला, तो यहाँ से पुट कर दिए। और नेक्स्ट है आई एस अपन वी एस, यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से पुट कर दिए, तो ये ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा, एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे और एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे। तो कंप्लीट जो मोटर का है, मोटर का अगर ब्लॉक डायग्राम बात करें तो यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो अगर आगे का वीडियो में देखेंगे कि स्पीड कंट्रोलर में कि अगर बोलेंगे कि मोटर का, डीसी मोटर का आर्मेचर कंट्रोल जब हो रहा है तो वहाँ पे उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा इस फॉर्म में। तो ये मत वहाँ से पूछना कि यहाँ कैसे आया, कहाँ से आया है, इस पार्ट से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसको अभी क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पीड कंट्रोलर, तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और उसको डिस्कशन करते हैं।